20 तारीख है। आप सभी को नमस्कार। आज 20 तारीख है और आज हम पढ़ रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर क्लास 9th। क्लास 9 में हम आज पढ़ेंगे S3 के बारे में। S3 के बारे में कहा जाता है कि ये जो मेडिसिन है ये स्किन की रेमेडी के तौर पे इसको देखा जाता है। इसका जो प्रभाव होता है ये डर्मिस के ऊपर, सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, रिंगवॉर्म हो गया, स्कैबिस हो गया, एक्ने हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, इन सभी में इसका उपयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। ब्लड में जिस तत्व के असंतुलन के कमी के कारण रोग या यूं कहूं कि त्वचा के रोग उत्पन्न होते हैं, वहां पे अगर S3 का नियमित सेवन किया जाए तो उन लवणों की पूर्ति होती है जिससे शरीर को स्वस्थता प्रदान होती है और स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर में कमी आती है। S3 का एक अन्य प्रभाव भी है जो सेंसरी नर्व पर होता है और इसका मतलब ये होता है कि S3 का जो सेंसेशन से संबंधित सभी अंगों पर सफलतापूर्वक इसका उपयोग किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर पुरुषों में पौरुष रोग जो बोलना चाहिए प्रोस्टेट से रिलेटेड जो डिजीज होती है उसमें सेंसरी नर्व पर इफेक्ट होने के कारण क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन और तथा पैरालिसिस में जहां लॉस ऑफ सेंसेशन हो, या यूं कहें कि लेप्रोसी के कंडीशन में जहां पे लॉस ऑफ सेंसेशन हो, या ल्यूकोडर्मा के कंडीशन में लॉस ऑफ सेंसेशन हो, वहां पे ये यथाचित लाभ प्राप्त किया जा सकता है इसके द्वारा। अगर S3 की बात करें तो सेंसरी नर्व की जो सिस्टम होती है यह उसकी मुख्य औषधि के तौर पे मानी जाती है। गुप्तांग हो गया, पेट हो गया, सिर हो गया, त्वचा हो गई, मतलब बोलना चाहिए उनको अगर शीतलता प्रदान करनी हो तो S3 का उपयोग किया जाता है। आंतों में अगर मान लेते हैं किसी प्रकार से कोई कंडीशन ऐसी जनरेट हो रही है जिसके वजह से पेट ठंडा हो गया हो और बार बार दस्त आ रही हो, तो वैसे अवस्था में भी S3 का जो उपयोग देखा गया है वो बहुत ही उम्दा और उत्तम देखा गया है। तो आइए जानते हैं वो कौन से डिजीज होते हैं जिनका उपयोग हम S3 के अंदर करते हैं, जिन रोगों में S3 का उपयोग, सोक्रोफ्लोसो 3 का उपयोग हम करते हैं चिकित्सक। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से रोग हैं। यूं तो जब हम बात करते हैं S3 के अंदर जब किसी भी प्रकार के रोगों में कैसे उपयोग किया जाए तो सबसे पहले आता है सभी व्यक्तियों के कि कितना बूंद डाल करके दवाई तैयार करें, कौन से डाइल्यूशन में दवाई को तैयार करें, कितना दवाई दें ताकि डिजीज को हम आसानी से क्योर कर सकें। तो आइए जानते हैं इसी श्रेणी में, इसी क्रम में कि जब S3 का उपयोग हम डायबिलिटी के अंदर जब धातु की दुर्बलता हो तो वैसे जगह पे अगर हम उपयोग कर रहे हैं मेडिसिन का S3 का तो D2 से लेना चाहिए और 10 ड्रॉप से स्टार्टअप लेना चाहिए 4 टाइम्स। अगर हम बात करते हैं डिसेंट्री के अंदर तो डिसेंट्री के अंदर भी इसका उपयोग D2 के फॉर्म में किया जाना चाहिए। अगर हम घाव में बात कर रहे हैं तो घाव में इसका उपयोग D9 में 2 ड्रॉप से चालू करना चाहिए। 2 ड्रॉप दिन भर में 4 से 5 बार पिलाने से, आधा कप गर्म पानी में डाल करके देने से ये बहुत जल्दी आसानी से पेशेंट के इस बॉडी में घुल जाता है और बहुत ही जल्दी उसका रिजल्ट देता है। अगर कहीं जल गया हो किसी को और वैसे अवस्था में अगर बर्न्स में देना पड़ रहा है तो इसका उपयोग D8 में करना चाहिए। क्रैम्प्स में जब लगे कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे लोगों में जब क्रैम्प्स होता है, बच्चों के क्रैम्प्स में खास तौर पे, तो D6 में देना चाहिए। लेकिन अगर वो मेल को दे रहे हैं, अगर एडल्ट में तो D8 में, और अगर फीमेल को दे रहे हैं तो D9 में इसका उपयोग करना उत्तम देखा जाता है। अगर हम बात करें ऐंठन में, जब लगे कि स्पेस्मोडिक पेन वगैरह हो रहा है, ऐंठन वाले पेन हो रहे हैं, वहां पे अगर इसका उपयोग करना पड़ रहा है तो D6 में करना उत्तम देखा जाता है।
5 ड्रॉप डोज रखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसमें अगर बात करते हैं हम लोग वीकनेस के अंदर, तो वीकनेस मतलब जिसमें पेशेंट कमजोर है, तो वहां देना हो तो S3 का उपयोग D2 में दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बट 10 ड्रॉप डोज रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बच्चे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में अपस्मार एक डिजीज होता है, दाना दाना निकलता है इसमें, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो उसको D2 फॉर्म में देना चाहिए, लेकिन बच्चा है इसलिए इसका डोज जो होगा वो 10 ड्रॉप ना रख करके 5 ड्रॉप रखिएगा। अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि हेडेक है और हेडेक के लिए आप इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं, तो D8 फॉर्म में कीजिएगा, 3 ड्रॉप डोज रखिएगा। हर्निया का अगर बात करते हैं, अगर हर्निया किसी को हुआ है तो हर्निया में D3 का उपयोग हर्निया के अंदर इसका उपयोग D2 के फॉर्म में, और क्रोनिक अगर हो गया हो तो D5 के फॉर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। हर्पिस जूस्टर, इसको मैं समझाऊंगा स्पेशली अलग से एक क्लास दे करके, क्योंकि हर्पिस के अंदर जेंटल हर्पिस, हर्पिस जूस्टर, हर्पिस सिंप्लेक्स 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इसको जब मैं समझाऊंगा तो अलग से समझा दूंगा, बट अभी इसका उपयोग अगर S3 का करना पड़े हर्पिस जूस्टर में तो D3 उत्तम माना जाता है, D3 में देना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति को आर्थराइटिस हो और S3 का उपयोग हमको वहां करना हो तो D8 में दीजिएगा, 3 ड्रॉप डोज रखिएगा, फीमेल हो तो 2 ड्रॉप डोज रखिएगा। अगर ब्लड की बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को अंडकोश में रक्त संचय हो रहा हो, टेस्टी सेल्स के अंदर ब्लड कंजेशन हो रहा हो, तो वहां पे इस मेडिसिन का D3 फॉर्म देना उत्तम माना जाता है। किसी कंडीशन में अगर पेशेंट को एट्रोपी हो रही हो और वहां पे S3 का उपयोग अगर करने की जरूरत पड़ती है तो इस मेडिसिन का उपयोग D2 फॉर्म में कीजिएगा। लीवर के अगर किसी डिसऑर्डर के ऊपर S3 का उपयोग करने के लिए अगर जरूरत पड़ रही है तो D2 फॉर्म में उत्तम माना जाता है। इसी प्रकार से और भी डिजीज के बारे में वीडियो डालूंगा, बट आज आप लोगों को जो जानकारी मिली है वो मुझे बताइएगा, और इसके बाद एक वीडियो मैं और अपलोड करूंगा। वो वीडियो में मैं जितने भी डिजीज, ये तो डिजीज के ऊपर बात हो रही है और डायल्यूशंस के ऊपर बात हो रही है मेडिसिन को लेके, बट उनके नेचर ऑफ वर्क क्या है, किस तरीके से उसका वर्क होता है, किस तरीके से वो काम करती है, ये सारी चीजों को मैं उसमें डिस्क्लोज करूंगा, और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा कि हाँ इस तरीके से भी पढ़ना उत्तम होगा। क्योंकि जब तक हम लोग इस चीजों को नहीं जानेंगे तो खाली पेटेंट बेस में हम कैसे उपयोग करेंगे। पेटेंट बेस को भी तो मालूम होना चाहिए ना, कि पेटेंट बेस में अगर सर इसमें मिलाने के लिए बोल रहे हैं सर, तो कैसे मिलाएंगे, कौन सी मेडिसिन होगी, और कम से कम मेडिसिन में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक डिजीज को क्योर कर पाएंगे। तो आज इसी श्रेणी में ये तो मैं पेटेंट बेस का नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, बट आज के लिए इतना ही रखिए। जय मैटी जी, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, और जय आप सभी की। धन्यवाद।